Assalamualaikum. Let's discuss about Thomas Hobbes, the political philosophy and social contract theory. So let's begin. He was born on April 5, 1588 at Malmesbury, England, and that was a very turbulent of the time because there was the religious and the political wars waging at that time, and the English Civil War waged from 1642 to 1648. That was a war between the king and his supporters and the parliamentarians. इसमें जो ओलिवर क्रोमवेल थे वो डिमांडेड मोर पावर फॉर द क्वासी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बट द मोनार्की वाज अगेंस्ट द रूल. वो ये चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट मोनार्की का ही रूल रहना चाहिए और जो पार्लियामेंटेरियंस का रूल है वो खत्म हो जाना चाहिए. यहाँ पर जब थॉमस हॉब्स आते हैं और वो यहाँ पर अपनी थ्योरी पेश करते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी की, दैट वाज बोथ रेडिकल एंड कंजर्वेटिव. रेडिकल इन द व्यू दैट ही रिजेक्टेड द डिवाइन अथॉरिटी as propounded by the filmer in his Patriarcha, and डिवाइन थ्योरी ये कहती थी कि जो भी पावर्स हैं और किंग का जो राइट है बनने का वो गॉड की तरफ से इंडोर किया गया है उसके ऊपर, और ये कि इन दिस वे द पॉलिटिक्स इज सबसम्ड इनटू द रिलीजन, बट ही वाज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी बिकॉज ही सेड दैट द ओनली जो सिस्टम होगा जो कि दुनिया में काम कर सकता है, जो कि पीसफुली एक स्टेट को रन कर सकता है, वो एब्सोल्यूट मोनार्की है. अब यहाँ पर ही वाज आल्सो रेडिकल एंड कंजर्वेटिव इन द व्यूज दैट ही सेड दैट ऑल द मैन आर इक्वल. ठीक है, उनकी फिजिकल उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज दोनों बराबर होती हैं और इस वजह से जो इंसान है, कोई भी दो इंसान एक दूसरे के ऊपर सुपीरियर नहीं हो सकते. ठीक है, क्योंकि दे आर इक्वल एट ऑल लेवल्स. ठीक है, इस वजह से वो कहते थे कि आप के ऊपर कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं आ सकती. लेकिन वो कहते हैं एंड हिज कंजर्वेटिव व्यू जो कि थोड़ा सा उसी को ही रिजेक्ट करता है अपनी ही, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ पैराडॉक्स हमें नजर आता है. वो कहते हैं कंजर्वेटिव व्यू के अकॉर्डिंग कि जो आपको पीसफुल रहने के लिए सोसाइटी को या पीसफुल सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए आपको जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है या अपने राइट्स हैं वो किसी न किसी एक सोवरेन अथॉरिटी को दे देने चाहिए. ठीक है, ताकि वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और वही रूल्स और रेगुलेशंस को इम्पोज करे आपकी सोसाइटी के ऊपर, ताकि आपका जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो मेंटेन रह सके. अब यहाँ पे ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंटिफिक रेवोल्यूशन एट दैट टाइम, एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन वॉज द काइंड के हम सोसाइटी को और ह्यूमैनिटी को बहुत बिल्कुल तरह से उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, उसको सोसाइटी को रेवोल्यूशनराइज कर देंगे. यहाँ पर जो थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास इंसानियत में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं या उनमें कोई गमो गुस्सा पाया जाता है या उनकी स्टेट ऑफ क्राइसिस चल रही है, तो वो कहते हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि जो आप पॉलिटिकल थ्योरीज बना रही हैं या जो आप स्टेट रन कर रही हैं वो साइंटिफिक व्यूज के ऊपर नहीं है. आपको साइंटिफिक व्यूज के ऊपर ही स्टेट बनानी चाहिए. वो कहते हैं कि जो मैथमेटिक्स और फिलोसफी है दैट कैन प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू ऑल अदर साइंसेस. ठीक है, इसके अलावा ही रिप्यूडिएटेड इंडक्टिव एंड एम्पिरिसिस्ट मेथड्स ऑफ द डेकार्ट एंड ही सेड फर्दर सेड दैट रीजन मोर डिपेंडेबल गाइड देन हिस्ट्री. उसके अलावा ये कहते थे कि रीजन हमारे पास एक डिपेंडेबल गाइड है, हमें हिस्ट्री से कुछ भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिस्ट्री वर्थलेस है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो रूल्स और वो रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स असर्टन करें जिससे आपकी सोसाइटी बहुत बेहतर तरह से चल सकती है. वो कहते हैं कि वो रूल्स और रेगुलेशंस आप सिर्फ और सिर्फ रीजन के जरिए से असर्टन कर सकते हैं. इसके अलावा लेट्स कम द नेचर ऑफ मैन एंड द स्टेट ऑफ नेचर. सो यहाँ पर जो वो कहते हैं कि जो इंसान की नेचर है ना, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा his political philosophy is more about the psychological egoism than the physical motion of the things as we discuss in it in physics. वो कहते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी चीज के रिस्पॉन्स में कोई भी दूसरी चीज मूव कर जाती है, वो कहते हैं इसी तरह से इंसान का जो बिहेवियर है हम उसको असर्टन कर सकते हैं. किस तरह से कि इंसान का जो बिहेवियर है वो सर्टन सेंसेशंस को रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, अब वो सर्टन रिस्पॉन्सेज वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, वो कहता है कि उसकी एक इनर फोर्स है दैट इज कंट्रोल दैट कंट्रोल्स द मैन. ठीक है, वो किस तरह से कंट्रोल करती है. वो कहता है कि जो इंसान है ना, अगर तो वो सेंसेशन उसके लिए
उसकी पसंदीदा है, उसको अच्छी लगती है, तो वो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सेंसेशन है जो कि उसको बुरी लगती है, तो उसका रिस्पॉन्स वो नेगेटिव में देगा। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो गुड और इवल का कॉन्सेप्ट है ना, डेट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस हम इस तरह से लेते हैं कि जिस चीज की तरफ इंसान इंक्लाइन होता है, यानी कि जिस चीज की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, विच ही कंसीडर्स एज गुड, और जिससे वो अवॉइड करता है, जिससे वो दूर भागता है, दैट ही कंसीडर्स एज इवल। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो इंसान की जिंदगी का एक चीफ पर्पज है ना, दैट इज अ सेल्फ प्रिजर्वेशन। इंसान हमेशा ये चाहता है कि वो अपने आप की हिफाजत करे, और वो डेथ को हमेशा अवॉइड करना चाहता है। अब ये कहता है कि जब हम ऐसे देखते हैं तो इंसान नो में ना एक आपके पास एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, क्योंकि जब सारे के सारे लोग अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, और कुछ लोग उनमें से, क्योंकि इंसान नेचरली वायलेंट भी है, ठीक है, वो उसकी जो स्टेट ऑफ नेचर में इंसान वो थोड़ा सा वायलेंट है, वो थोड़ा सा पागल है, वो अपनी आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो ये कहता है कि इंसान हमेशा ये डाउट करता है कि उसके पास जो पावर है वो लिमिटेड पावर है, और उसको मजीद पावर गेन करनी चाहिए ताकि वो ओवरकम कर सके दूसरे लोगों की पावर को, ठीक है। यहाँ पे भी कहते हैं कि जो इंसान है वो क्योंकि मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से बराबर है, वो कहते हैं कि इंसान की स्ट्रेंथ भी बराबर है, यानी कि स्ट्रेंथ से मुराद आप ये लें कि बहुत सारे जो आपके पास है ना, एक वीक इंसान भी एक स्ट्रॉन्ग बंदे को मार सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ कोलिशन कर लेता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बंदे को मार सकता है। और जो कहते हैं मेंटल कैपेसिटी इंसान में डेवलप होती है ना, दैट इज थ्रू एक्सपीरियंस। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, हम एक ही जगह पे रहते हैं, हमारे जो इवेंट्स हैं वो एक ही तरह से हो रहे हैं वहां पे। अब इंसान उन चीजों को एक ही तरह से एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, तो उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी दोनों की बराबर हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम इंसान में इज एन अल्टीमेट डिजायर फॉर पावर एंड स्टेट ऑफ वॉर। वो कहते हैं कि इंसान की जो डिजायर है ना, वो अनलिमिटेड डिजायर है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो पावर को किसी ना किसी तरह से गेन कर ले, बिकॉज इंसान की जो नेचर है इज इंडिविजुअलिस्टिक, सेल्फ सीकिंग और फियरफुल है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि जब इंसान इस तरह से अगर उसको उसकी स्टेट ऑफ नेचर के मुताबिक छोड़ दिया जाए ना, तो दैट विल बी अ स्टेट ऑफ वॉर, ठीक है। वो हर एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ा होगा, अपनी हिफाजत करने के लिए उसको दूसरों से जंग करनी पड़ेगी, उसको दूसरों से वॉर करनी पड़ेगी। इस तरह से वो कहता है कि आपकी जो सोसाइटी मेंटेन नहीं रह पाएगी, उसकी जो पीसफुलनेस है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, ठीक है। और वो आप जनरली स्पीकिंग कि जो नेचर ऑफ स्टेट ऑफ मैन है, वो इन द स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, वो स्टेट ऑफ वॉर बन जाती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस तरह से आती है। वो कहते हैं कि देखें, इंसान, ठीक है कि इंसान इज ड्रिवन बाय द सेल्फिशनेस एंड देयर रीजनेबल क्रिएचर्स भी हैं। क्यों वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो इंसान है उसमें चाहे ये ख्वाहिश है, आप उसकी जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की ख्वाहिश है ना, उसी को आप इम्प्लाई करें, और इसी को इम्प्लाई करते हुए वो कहता है कि आप एक कन्वेनेंट बना लें, आप इस तरह से कोई एक मैकेनिज्म सेट कर लें कि एक स्टेट बनाएं जिसमें आप सारी की सारी पावर एक सुपीरियर अथॉरिटी को दे दें, ठीक है, जो कि गवर्न करे पूरी की पूरी स्टेट को। अब वो कहते हैं कि जब आप स्टेट सोवरेनिटी को एक पावर ये दे देते हैं ना, कि वो लॉज को इम्पोज करे आपके ऊपर, और वो सोवरेनिटी, वो जो सोवराइन होगा, वो अबव द लॉ होगा, ठीक है, और ही विल नॉट बी आंसरेबल टू एनी अदर अथॉरिटी एक्सेप्ट गॉड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो जो लॉज इम्पोज करेगा ना, तो इसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि कोई भी उस कन्वीनेंट को ब्रीच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो कन्वीनेंट होगा दो लोगों के, दो तरफा, यानी कि किंग का अपने लोगों के साथ और लोगों का अपने किंग के साथ, ठीक है, यानी कि एज सून एज द कन्वीनेंट ब्रीच करेगा, तो जो भी इंसान उस कन्वीनेंट को ब्रीच करेगा, किंग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर इंसान ये समझते हैं कि वो जो एक कन्वेनेंट के जो रूल्स हैं कि आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन करेगा, और ये किंग की जिम्मेदारी है कि वो इंसान की डिग्निटी की हिफाजत करे, उसकी जिंदगी की, उसकी जान की हिफाजत करे। वो कहते हैं कि अगर लोगों को ये लगता है कि किंग उनकी जानों की हिफाजत नहीं कर पा रहा, तो वो कन्वेनेंट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और वो ये मान सकते हैं कि एक ऐसा सोवराइन नहीं हो सकता जो कि इंसान की जान की हिफाजत नहीं कर सकता,
ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर आप मॉडरेट लेवल ऑफ रेबिलियन कर सकते हैं अगेंस्ट द किंग। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर भी एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन आपको नजर आ रही है। यानी कि होब्स एक तरफ तो ये कहते हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट इटर्नल मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि आपके पास, और फिर वो ये भी कहते हैं कि आपके पास जो लॉज होंगे किंग उनके अबव होगा। फिर आप ये भी कहते हैं कि जो किंग है उसकी अथॉरिटी को कोई इंसान भी जज नहीं कर सकता है, उसके लिए किंग किसी के सामने भी आंसरेबल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि आप रेबल भी कर सकते हैं, आप उस किंग को जो है ना उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसकी पॉलिसीज को रेजिस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि वो आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट जा रही है। तो वो कहते हैं इस तरह से एक सेल्फ पैराडॉक्स भी नजर आता है। लेकिन यहाँ पर थॉमस हॉब्स जो है ना वो एक मॉडरेट लेवल ऑफ रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो अपने दौर के जो क्राइसिस हैं उससे वो वेल अवेयर थे। तो उन्होंने ये कहा कि आप मॉडरेट लेवल ऑफ रेवोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही है कि आप उस रेबल को अवॉइड करें, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि मैन हैव राइट्स एंड लॉज ऑफ नेचर इन द स्टेट ऑफ नेचर। अब वो कहते हैं कि इंसान के पास राइट्स हैं, और राइट्स क्या हैं उसके कि तमाम इंसान क्योंकि इक्वल हैं, ठीक है, और इक्वल राइट्स वो रखते हैं अपनी जान की हिफाजत करना एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स लाइव्स। और इसके अलावा वो कहते हैं कि लॉज ऑफ नेचर भी हैं, लेकिन वो कहते हैं लॉज ऑफ नेचर इन द स्टेट ऑफ नेचर और नो सच लॉज विदाउट एनी इन्फोर्समेंट, ये लॉज विदाउट एनी इन्फोर्समेंट है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप इंसान के जो कैप्रिशियस नेचर है ना और जो उसका एवरेज है उसको आप रोक नहीं सकते महज बातों से। इसके लिए आपको एक अथॉरिटी की जरूरत है जो कि आप इंसान के ऊपर इम्पोज करे उन लॉज को, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप एक कन्वेनेंट बना के तो उसके ऊपर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, ठीक है। सो कन्वेनेंट कैन बी मेड अमंग द मैन टू ऑब्जर्व द पीस, एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए और रेबिलियन जितना भी हो उसको आप लोग अवॉइड करेंगे। सो समिंग अप हम यूं कह लेते हैं कि एक कॉमनवेल्थ आप ऐसी बनाएं, ठीक है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर है इन द स्टेट ऑफ नेचर जो मैन है क्योंकि वो वायलेंट है, वो फियरफुल भी है, वो इंडिविजुअलिस्टिक भी है, ठीक है, और वो कम्बैट भी कर सकता है, ठीक है, वो पावर रखता है उसकी। लेकिन अगर इंसान एक स्टेट बना के रहते हैं जिसमें वो अपने ये राइट्स सारे जो सेल्फ प्रिजर्विंग राइट्स हैं और जो लॉज हैं वो सारे के सारे गवर्निंग अथॉरिटी को दे देते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे से चला सकता है, ठीक है, और वो जो सोवराइन होगा वो अबव द लॉ होगा, ठीक है। इस तरह से जो सोसाइटी आपके पास बनेगी that will be a peaceful society, ठीक है। if you have any question regarding this you can ask in the comment section. Till then, take care, Allah Hafiz.